टारगेट ऑनलाइन एजुकेशन में एक बार फिर से सभी साथियों का स्वागत है। आज हम आपके सामने में विज्ञान के महत्वपूर्ण 175 प्रश्न को लेकर आए हैं। 175 प्रश्न, जी हाँ, अभी हम आपके सामने में 175 प्रश्न को लेकर आए हैं जो आपका एससीईआरटी से विज्ञान विषय का है। ठीक है, विज्ञान विषय का क्लास 8 के सारे जो आपके 18 चैप्टर हैं, उन 18 चैप्टर का पूरा निचोड़ हम आपके सामने में लेकर आए हैं। कुल हम लोग 175 प्रश्नों को देखने का काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस ताप को उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। तो ज्वलन ताप किसे कहते हैं? वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सफेद फास्फोरस नामक पदार्थ का ज्वलन ताप कम होता है और यह कमरे के ताप पर ही उसमें आग पकड़ लेता। तो ये सफेद फास्फोरस बिल्कुल नहीं भूलिएगा कि सफेद फास्फोरस जो होता है वो कमरे के तापमान पर आग पकड़ लेता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। तीसरा नंबर, सफेद फास्फोरस को पानी में डुबा कर रखते हैं। तो सफेद फास्फोरस को कैसे रखते हैं? पानी में डुबा कर रखते हैं। और माचिस की तिल्ली पर पोटेशियम क्लोरेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है। क्या होता है? पोटेशियम क्लोरेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। कुल हम लोगों को 150 प्रश्नों को देखना है। चलिए 150 प्रश्न, 175 प्रश्नों का ये मैराथन। माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। माचिस की डिब्बी पर लाल फास्फोरस और सल्फर लगा होता है। छठा को देखिए। मोमबत्ती गर्म होकर हाइड्रोजन और कार्बन देते हैं। मोमबत्ती गर्म होकर क्या देते हैं? हाइड्रोजन और कार्बन देती है। और जब किसी ईंधन को जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं। क्या बनते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प बनते हैं। नौवां को देखिए। मोमबत्ती के ज्वाला के कितने क्षेत्र होते हैं? 3 क्षेत्र, एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग और एक आंतरिक भाग। तो ये तीनों चीजों को याद रखना है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 9 के बाद प्रश्न संख्या 10। चलिए 175 प्रश्नों के मैराथन को देखना है। बाहरी भाग नीला एवं अदीप्त होता है, इसमें पूर्ण दहन होता है। मोमबत्ती का जो बाहरी भाग होता है वो नीला होता है, अदीप्त होता है, इसमें पूर्ण दहन होता है, इसलिए यह सबसे गर्म भाग है। तो बाहरी भाग क्या होता है? सबसे गर्म भाग होता है। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जलने के लिए ऑक्सीजन जरूरी है। और बाहरी भाग जो होता है वो अत्यधिक गर्म होता है। 11 को देखिए। मध्य भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है। आंतरिक भाग काला होता है, यह सबसे ठंडा भाग होता है। तो आंतरिक भाग कैसा होता है? आंतरिक भाग काला होता है और मध्य भाग में पूर्ण दहन नहीं होता है। चलिए 12 नंबर को देखिए। वायुमंडल में मिले नाइट्रोजन एवं सल्फर बादलों के साथ अम्ल वर्षा करते हैं। तो वायुमंडल में क्या है? नाइट्रोजन भी है, सल्फर है। ये क्या करते हैं? बादलों के साथ अभिक्रिया करते हैं, अम्ल वर्षा करते हैं, जिसकी वजह से ताजमहल को भी हानि पहुंचती है। ये भी आपको पता होगा। चलिए 13 नंबर। दहन एक रासायनिक अभिक्रिया है। दहन क्या है? एक रासायनिक अभिक्रिया है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। चलिए आगे देखिए प्रश्न संख्या 14। समान आवेश होने पर विकर्षण एवं असमान आवेश होने पर आकर्षण होता है। तो समान आवेश होने पर क्या होता है? विकर्षण। समान आवेश होने पर क्या होता है? विकर्षण। एवं असमान आवेश होने पर क्या होता है? आकर्षण होता है। चलिए 15 नंबर को देखिए। बिहार में विनाशकारी भूकंप 1934 ईस्वी में आया। तो बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया? 1934 ईस्वी में। कब आया? 1934 ईस्वी में आया। 16 नंबर को देखिए। भूकंप को मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर। भूकंप को मापने की इकाई क्या है? रिएक्टर है। 17 नंबर। रगर द्वारा उत्पन्न आवेश विद्युत को स्थिर आवेश कहते। तो रगर के द्वारा जो आवेश उत्पन्न होता है वो स्थिर आवेश होता है। 18 नंबर को देखिए। मनुष्य अपने आरंभिक अवस्था में क्या था? घुमंतु था। क्या था? घुमंतु था। चलिए ये विज्ञान का आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है। कुल मिलाकर 175 प्रश्नों का सीरीज मैंने तैयार किया है। 19 नंबर। पौधे में लगभग 90% जल होता है। कितना होता है? पौधों में लगभग 90% जल होता है। काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। इसको याद रखना, काली मिट्टी में जल धारण की क्षमता अधिक होती है। बलुई मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे कम होती है। याद रखिएगा, बलुई मिट्टी में सबसे कम, काली मिट्टी में सबसे अधिक। फलदार पौधों को पानी देने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? ड्रिप तंत्र। फलदार पौधों को ड्रिप तंत्र याद रखेंगे। 23 नंबर को देखिए। बिहार का भागलपुर और तमिलनाडु का कांजीवरम रेशमी कपड़े के लिए प्रसिद्ध। कौन कौन? बिहार का भागलपुर और तमिलनाडु का कांजीवरम रेशमी कपड़ों के लिए ये काफी मशहूर है। चलिए आगे देखते हैं। 23 के बाद प्रश्न संख्या 24। चलिए प्रश्न संख्या 24 को देखिए। 1946 में भारत में रेयन का पहला कारखाना
केरल में स्थापित किया गया। कब? 1946 में। भारत में कब रेयान का पहला कारखाना केरल में स्थापित किया गया। 25 को देखिए, रेयान क्या है? संश्लेषित रेशा। रेयान क्या है? संश्लेषित रेशा है। 26 को देखिए, टेरिलिन क्या है? एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है। क्या है ये? पॉलिस्टर है। कि क्या है ये? पॉलिस्टर है टेरिलिन। 27 को देखिए, सूती वस्त्र पीली लौ के साथ जलते हैं। इसको याद रखिएगा, सूती वस्त्र पीली लौ के साथ जलते हैं। सूती वस्त्र पीली लौ के साथ जलते हैं। 28 को देखिए, शुद्ध नायलॉन और ज्वलनशील होता है। जो शुद्ध नायलॉन होता है वो क्या होता है? और ज्वलनशील होता है। लेकिन ये जो नायलॉन होता है वो ज्वलनशील होता है, वो लेकिन वो शुद्ध नहीं होता है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 29, रासायनिक रूप से बने रेशे संश्लेषित रेशे कहलाते हैं। संश्लेषित रेशे को ही रासायनिक रेशे कहते हैं। रेयान सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है। रेयान सेलुलोज के रासायनिक क्रियाओं के द्वारा प्राप्त होता है। 31 को देखिए, पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन है? नायलॉन है। पहला पूर्णतः संश्लेषित रेशा कौन है? नायलॉन है। 32 को देखिए, बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। 33 को देखिए, ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो सदिश राशियां कहलाती है। तो ऐसी भौतिक राशियां जिनमें परिमाण एवं दिशा दोनों होती है वो सदिश राशियां कहलाती है। चलिए आगे देखते हैं। मैराथन में हम लोग 175 प्रश्नों को देखेंगे और आपके एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है। एक एक प्रश्न काफी इंपोर्टेंट है। चलिए, जिस राशि में सिर्फ परिमाण हो अदिश राशियां होती है। जिसमें परिमाण होगा वो अदिश राशियां होगी। गुरुत्व बल का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्व बल का प्रतिपादन न्यूटन ने किया। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का वह गुण है जिसके द्वारा दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो गुरुत्वाकर्षण के बारे में क्या करते हैं? दूसरे पिंडों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। घर्षण बल हमेशा गति का विरोध करता है। तो घर्षण के कारण क्या होता है? गति को रोकता है, गति को कम करता है, तो गति का विरोध करता है। सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण बल से कम होता है। तो सर्पी घर्षण क्या होता है? जो हम लोग क्या करते हैं? लुढ़काते हैं। तो सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 38 के बाद प्रश्न संख्या 39। चलिए 39 को देखिए, सूक्ष्मदर्शी में दो लेंस लगे रहते हैं। ऊपर लगे लेंस जिसमें हम देखते हैं नेत्रिका कहलाती है, और नीचे की ओर लेंस जो लगती है उसको वस्तु लेंस कहते हैं। एक नेत्रिका होती है जो ऊपर लगा होता है लेंस, और नीचे जो लेंस होता है उसको वस्तु लेंस कहते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी में कितने लेंस? दो लेंस लगे रहते हैं। किण्वन प्रक्रिया सूक्ष्मजीव इष्ट के कारण होता है। किण्वन क्यों होता है? सूक्ष्मजीव इष्ट के कारण होता है। आगे देखिए, विषाणु सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो विषाणु क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। 42 को देखिए, अमीबा अकेले स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। तो अमीबा क्या है? अकेले स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। अमीबा अकेले स्वतंत्र रूप में भी पाया जाता है। 43 को देखिए, दही में पाया जाने वाला प्रमुख जीवाणु कौन है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। कौन सा है? लैक्टोबैसिलस। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 43 के बाद प्रश्न संख्या 44। 44 क्या कह रहा है? ईख या अन्य फूलों के रस के साथ सूक्ष्मजीव इष्ट क्रिया करके इसे सिरका में बदल देते हैं। क्या करते हैं? इसे सिरका में बदल देते हैं। किण्वन प्रक्रिया की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की थी। किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की? लुई पास्चर ने की। किसने की? लुई पास्चर ने की। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। काफी पूछता है ये प्रश्न। एंटीबायोटिक की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। अधिक एंटीबायोटिक हमारे शरीर के विटामिन B12 के उत्पादन को नष्ट कर देता है। तो अधिक विटामिन यूज करेंगे तो विटामिन B12 के उत्पादन को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। तो अधिक एंटीबायोटिक का यूज भी हम लोगों को नहीं करना है। चलिए प्रश्न संख्या 48। प्रश्न संख्या 48 को देखिए, दो बूंदें जिंदगी का नारा किसने दिया? ये पोलियो से संबंधित है। पोलियो ड्रॉप 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पिलाया जाता है। 50 नंबर को देखिए, पोलियो एक विषाणु जनित रोग है एवं चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। तो चेचक के टीके की खोज किसने की? एडवर्ड जेनर ने की। हम लोग को अभी 175 प्रश्नों को देखना है। 175। चलिए 50 के बाद 51। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की कितना है? 78.08%। कितना है? 78.08%। चलिए आगे बढ़ते हैं। 175 प्रश्नों की सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए 52 को देखिए, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। मलेरिया क्यों होता है? प्लाज्मोडियम के कारण। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है। और प्लाज्मोडियम का वाहक कौन होता है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर। वाहक कौन है? मादा एनाफिलीज मच्छर। और इसलिए हम लोग कहते हैं डेंगू के वायरस का वाहक कौन है? मादा एंडीज मच्छर। मादा का है इसका आपका देखिए, प्लाज्मोडियम, मलेरिया, मादा एनाफिलीज मच्छर, और जब बात डेंगू किया जाए तो मादा एंडीज मच्छर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 के बाद प्रश्न संख्या 55।
चलिए 55 काफी इंपोर्टेंट है, इसमें हमने सारे रोगों को शामिल किया है। 6 रोग जीवाणु के कारण होता है, वायु के द्वारा फैलता है। खसरा वायरस के द्वारा फैलता है, वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स वायरस के कारण होता है, पोलियो वायरस के कारण होता है, हैजा जीवाणु के कारण होता है, टाइफाइड जीवाणु के कारण होता है, हेपेटाइटिस ए वायरस के कारण होता है, मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, तो ये है कि वायु के द्वारा फैलता है, ये जल के द्वारा, जल के द्वारा, जल के द्वारा, और ये मच्छर के द्वारा मलेरिया फैलता है। तो काफी अच्छा प्रश्न है यहाँ पे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न संख्या 56। कुल मिलाकर 175 पौधे में सामान्यतः रोग गेहूं का रस कवक के कारण। गेहूं का रस कैसे? कवक के कारण होता है। नींबू का कैंसर जीवाणु के कारण होता है। भिंडी का पीत रोग वायरस के कारण होता है। सूक्ष्म जीव जीवाणु के द्वारा जंतुओं में होने वाला भयानक रोग क्या है? एंथ्रेक्स। एकदम याद रखिएगा, एंथ्रेक्स पशुओं में होने वाले रोग हैं, खतरनाक रोग हैं। चलिए आगे देखिए, 57 के बाद प्रश्न संख्या 58। चलिए 58 को देख लेते हैं। गाय का खुर रोग तथा मुंह पक्का रोग विषाणु के कारण होता है। तो गाय का खुर रोग और मुंह पक्का रोग क्यों होता है? विषाणु के कारण होता है। 59 को देखिए, सब्जियों को अधिक समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए उसका निर्जलीकरण करते हैं। तो सब्जियों को अधिक समय तक उपयोगी बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? उसका निर्जलीकरण करते हैं। आगे देखिए 60 नंबर, नमक और चीनी क्या है? अच्छे परिरक्षक हैं। क्या करते हैं? भोजन को हम लोग सुरक्षित रखने के लिए नमक और चीनी का प्रयोग करते हैं, इसको भी याद रखेंगे। 61 को देखिए, आम, आंवला, इमली का परिरक्षण नमक के द्वारा करते हैं। कहते हैं आम का, आंवला का, इमली का अचार बनाते हैं तो उसमें नमक डालते हैं, क्या होता है? ये ज्यादा दिन तक, लंबे समय तक हम लोग इसको यूज कर लेते हैं। 62 को देखिए, सब्जी, फलों, मछली तथा मांस के परिरक्षण में सिरका का प्रयोग किया जाता है। तो सब्जी और फल, मछली और मांस के लिए सिरका का उपयोग करते हैं कि ताकि वो ज्यादा दिनों तक सुरक्षित रह सके। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 63। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है। तो फ्रिज क्या करता है? सूक्ष्म जीवों को वृद्धि को रोक देता है। दूध का पाश्चीकरण 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक गर्म करके किया जाता है। इसको याद रखेंगे, दूध का पाश्चीकरण 70 डिग्री सेल्सियस पर 15 से 30 मिनट तक गर्म करते हैं तो उसका हम लोग पाश्चीकरण करते हैं। बात 65 को देखिए, दूधों को पाश्चीकरण करने की खोज फ्रेंच वैज्ञानिक लुई पास्चर ने की। किसने? दूधों को पाश्चीकृत करने की खोज लुई पास्चर ने की। 66 को देखिए, राइजोबियम जीवन और दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता था। राइजोबियम जीवाणु और दलहनी पौधों में सहजीवी संबंध होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 67। चलिए 67 को देखिए, दलहनी पौधे, मटर, सेम आदि के जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजनीकरण में सहायक होते हैं। क्या है? दलहनी पौधे, मटर, सेम आदि के जड़ों में रहने वाले राइजोबियम जीवाणु नाइट्रोजनीकरण में सहायक होते हैं। 68 को देखिए, क्षेत्रफल घटाकर दाब को बढ़ाया एवं क्षेत्रफल बढ़ाकर दाब घटाया जा सकता है। एकदम याद रखिएगा, क्षेत्रफल घटेगा दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ेगा दाब घटेगा। 59 को देखिए, सबसे सामान्य द्रव क्या है? जल। सबसे सामान्य द्रव क्या है? जल है। सबसे सामान्य द्रव क्या है? जल है। 70 को देखिए, द्रव में रखी वस्तु पर द्रव की ओर से लगने वाला बल उत्प्लावकता कहलाता है। तो द्रव में रखी वस्तु पर द्रव की ओर से जो बल लगता है उसको उत्प्लावकता कहते हैं। और दाब मापी यंत्र क्या है? मैनोमीटर। क्या है? मैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 71 के बाद 72। चलिए, वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर तक है। तो वायुमंडल का फैलाव पृथ्वी से लगभग 800 किलोमीटर ऊपर तक है। 73 को देखिए, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या है? दाब है। तो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब है। 74 को देखिए, दाब का मात्रक पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है, इसको भूलना नहीं है। 75 को देखिए, पृथ्वी पर समुद्र तलीय वायुमंडलीय दाब का मान 100 kPa होता है। 76 को देखिए, एक वायुमंडलीय दाब का मान लगभग 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 76 के बाद 77। कुल मिलाकर हम लोगों को 150 प्रश्नों को देखना है, 150 प्रश्न को, और ये पूरा इतना पढ़ लीजिए कि साइंस में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए 77 को देखिए, चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दुधिया रंग में बदल जाता है। किसके कारण? कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। 78 को देखिए, प्राथमिक ईंधन में कौन कौन आते हैं? लकड़ी, कोयला, तेल, पेट्रोलियम, ये प्राथमिक ईंधन के रूप में आते हैं। अब आइए द्वितीयक ईंधन के रूप में चारकोल, कोक और रसोई गैस, ये द्वितीयक ईंधन के रूप में आते हैं। 80 को देखिए, कीटों को भगाने वाली गोलियां, नेफ्थलीन की गोलियां
कोलतार से प्राप्त की जाती है। किससे प्राप्त की जाती है? कोलतार से प्राप्त की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 81। चलिए प्रश्न संख्या 81 क्या कहता है? पक्की सड़कों के निर्माण में पेंट में रंगने के लिए बिटमैन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बिटमैन का। किसका? बिटमैन का प्रयोग किया जाता है। 82 को देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की क्रिया परिष्करण कहलाती है। तो पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने की क्रिया क्या कहलाती है? परिष्करण कहलाती है। 83 को देखिए, पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन विधि से करते हैं। तो पेट्रोलियम का परिष्करण प्रभाजी आसवन के द्वारा किया जाता है। 84 को देखिए, पैराफिन मोम का प्रयोग मलहम, मोमबत्ती, वैसलीन इत्यादि के निर्माण में किया जाता है। किसका उपयोग? पैराफिन मोम का प्रयोग किया जाता है। तो काफी इंपोर्टेंट प्रश्नों का हमने सेट तैयार करवाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 85 नंबर। चलिए प्रश्न 85 को देख लीजिए। 85 क्या करा? वायु तरित के समय सुचालक का कार्य करती है। तो वायु क्या करती है? तरित के समय सुचालक का काम करती है। 86 को देखिए, आसूत मतलब शुद्ध जल। तो शुद्ध जल जो होता है वो विद्युत का चालक नहीं होता, याद रखेगा, विद्युत का चालक नहीं होता है शुद्ध जल। 87 को देखिए, एनोड धन टर्मिनल। एनोड को क्या कहते हैं? धन, और कैथोड को ऋण टर्मिनल। एनोड को क्या कहते हैं? धन, और कैथोड को क्या कहते हैं? ऋण कहते हैं। एनोड टर्मिनल के समीप ऑक्सीजन तथा कैथोड के तरफ हाइड्रोजन होता है। क्या होता है? हाइड्रोजन, मतलब प्लस है तो क्या हो जाएगा आपका? एनोड के पास में क्या है? एनोड के समीप ऑक्सीजन रहेगा, कैथोड के समीप हाइड्रोजन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 89। 89 के बाद चलिए 89 को देख लेते हैं। चलिए 89 हो गया ना? 89 हो गया। चलिए अब हम लोग 90 को देखेंगे। 90 कुल मिलाकर हम लोगों को 175 जो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है हमने उसका संकलन किया है। 90 को देखिए, परावर्तन के दो नियम। परावर्तन के दो नियम। पहला, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन बिंदु आपतित किरण और परावर्तित किरण क्या होता है? एक ही तल पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु क्या होगा? तीनों एक ही तल पे होंगे। 91 को देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग हजामती दर्पण के रूप में। कहा? तो अवतल दर्पण का प्रयोग सैलून के रूप में भी याद रखेगा, सैलून हजामती दर्पण के लिए। 92 को देखिए, मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। कहां बनता है? रेटिना, दृष्टि पटल पे बनता है। आगे देखिए 93 नंबर, मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगा रहता है? मानव नेत्र में उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस लगा रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 93 के बाद प्रश्न संख्या 94। चलिए प्रश्न संख्या 94 को देखिए, उल्लू में शंकु कोशिका नहीं होने के कारण रात को नहीं देख पाता। क्या नहीं होने के कारण? शंकु कोशिका। 95 देखिए, मानव नेत्र गोलक का व्यास कितना? 2.3 सेंटीमीटर होता है। विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी है। ब्रेल लिपि पद्धति को लुइस ब्रेल ने विकसित किया और ब्रेल लिपि में 63 बिंदु अंकित पैटर्न है जिसकी सहायता से बच्चे क्या होते हैं? वो सीखते हैं। कितने? 63 बिंदु होते हैं। 63 बिंदु अंकित पैटर्न होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, 98 के बाद 99। चलिए 175 प्रश्नों के सीरीज में 99 नंबर, विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में भारत का 6ठा स्थान है। विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में भारत का स्थान 6ठा है। 100 को देखिए, जैव विविधता दिवस 27 मई को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस 27 मई को मनाया जाता है। 101 देखिए, बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर योजना की शुरुआत की गई थी। तो बाघों के संरक्षण के लिए 1972 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। 102 को देखिए, डॉल्फिन जो एक क्या है? स्तनधारी जीव है। डॉल्फिन क्या है? स्तनधारी जीव है। 103 को देखिए, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन है। चलिए 103 के बाद प्रश्न संख्या 104। 104 को देखिए, कांवर झील अभ्यारण्य पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। कांवर झील अभ्यारण्य पक्षी विहार बिहार के बेगूसराय जिले में है। 105 को देखिए, चंद्रमा पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग था। कौन था? नील आर्मस्ट्रांग, जो 1969 में गए थे, 21 जुलाई को। 106 देखिए, वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 107 को देखिए, सप्त ऋषि को ग्रेट बियर विशाल भालू कहते हैं। सप्त ऋषि को क्या कहते हैं? ग्रेट बियर विशाल भालू के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए 107 के बाद प्रश्न संख्या 108। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 108 को देखिए, अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ ने 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से बाहर कर दिया। 109 नंबर को देखिए, पृथ्वी से निकटतम तारा कौन सा है? निकटतम तारा सूर्य। ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है,
सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम, पहले बुध, फिर शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर यूनस और लास्ट में नेपच्यून है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चंद्रमा क्या है? पृथ्वी का एक उपग्रह है। चलिए प्रश्न संख्या 113। 113 को देखिए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का निकटतम पड़ोसी ग्रह कौन सा है? शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह सूर्य है। सौर परिवार का एकमात्र ग्रह पृथ्वी है जिस पर जीवन है, और जल की अधिकता होने के कारण अंतरिक्ष से पृथ्वी नीला दिखाई पड़ता है। कैसा दिखाई देता है? पृथ्वी नीला दिखाई देता है। चलिए 117 के बाद आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 118। 175 प्रश्नों को देखना है हम लोगों को। 175, 118। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। शनि ग्रह को पीला ग्रह, शनि ग्रह को क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है? आर्यभट्ट। एकदम नाम याद रख लीजिए। 121 कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग मौसम की भविष्यवाणी, रेडियो तथा टेलीविजन संकेतों के प्रेक्षण, दूरसंचार तथा दूर संवेदन के लिए किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 121 के बाद 121 के बाद 122। चलिए 122 को देखिए। क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या है? मंगल और बृहस्पति के बीच पाए जाते हैं। रात में आकाश में दिखने वाला सबसे चमकीला ग्रह है। और अमीबा एक कोशीय जीव। अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। 124 को देखिए। सजीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई की को कोशिका कहते हैं। तो सजीवों के संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? हम लोग कोशिका कहते हैं। 125 को देखिए। अमीबा पैरामीशियम ईस्ट क्या है? एक कोशिकीय जीव है। क्या है? एक कोशिकीय जीव है। और कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब? 1665 ईस्वी में की थी। कब? 1665 ईस्वी में की थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 127। 127 को देखिए। सामान्यतः कोशिकाओं का आकार 0.5 माइक्रोन से 20 माइक्रोमीटर तक होता है। 128 को देखिए। मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं सबसे छोटी तथा तंत्रिका कोशिकाएं सबसे बड़ी होती है। 129 को देखिए। अंडे के सफेद भाग को एल्बुमिन तथा पीले भाग को यॉक कहते हैं। याद रखिएगा, सफेद भाग को एल्बुमिन, पीले भाग को यॉक कहते हैं। 130 को देखिए। अमीबा भोजन का अंतःग्रहण और गति पादाप की सहायता से। अमीबा पादाप भूलिएगा नहीं। अमीबा कैसे करता है भोजन और गति? पादाप की सहायता से। कैसे? पादाप की सहायता से। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 131। 131 जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यह सिर्फ पौधों की कोशिका में पाया जाता है। तो कोशिका भित्ति सिर्फ पौधों में पाई जाती है। 132 को देखिए। कोशिका झिल्ली के अंदर जेलीनुमा पदार्थ पाया जाता है जिसको कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहते हैं। जो कोशिका द्रव क्या होता है? द्रव जो पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? या तो कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहा जाता है। 133 को देखिए। कोशिकाओं के समस्त क्रियाओं को केंद्रक नियंत्रित करता है। तो कोशिकाओं के समस्त क्रियाओं को कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक नियंत्रित करता है। चलिए 134 को देखिए। पत्तियों का हरा रंग क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। किसके कारण होता है? क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक के कारण होता है। चलिए 135 को देखिए। जंतुओं में प्रजनन दो तरह से होता है, एक लैंगिक प्रजनन और एक अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक और अलैंगिक प्रजनन। 136 को देखिए। मनुष्य के प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। 23 जोड़ा अर्थात 46 गुणसूत्र होते हैं। 137 पुरुष में XY गुणसूत्र, पुरुष में XY, स्त्री में XX। एकदम भूलिएगा ना, स्त्री में XX। जब XY गुणसूत्र मिलता है तो लड़का होता है, XX गुणसूत्र मिलता है तो लड़की होता है। एकदम भूलना नहीं है। 137 के बाद प्रश्न संख्या 138। चलिए 138 को देख लीजिए। 138 क्या कहता है? लैंगिक प्रजनन में नर एवं मादा दोनों भाग लेते हैं। और सबसे पुराना धातु क्या है? सोना है। 139 मरकरी पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में, मरकरी पारा धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है। ये काफी इंपोर्टेंट है। सारे प्रश्न आपके इंपोर्टेंट है। साइंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना है। चलिए 140 देखिए। धातु के ऑक्साइड क्षारीय, धातु क्षारीय, धातु के ऑक्साइड क्षारीय, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय, अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय। 142 विद्युत परिपथ के फ्यूज में लगातार टीन और लेड का मिश्रण होता है। टीन और लेड का मिश्रण होता है। चलिए 143 प्रश्न संख्या 143 को देखिए। 143 फ्यूज का गलनांक कम एवं प्रतिरोध अधिक होता है। फ्यूज का गलनांक कम एवं प्रतिरोध अधिक होता है। 144
टेस्टोस्टेरोन क्या है? पुरुष हार्मोन, एकदम इसको भूलिएगा नहीं, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है, एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्त्री हार्मोन है, ठीक है। एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन स्त्री हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन पुरुष हार्मोन है। ध्वनि किसी भी ठोस में गमन कर सकती है, तो ध्वनि किसी भी ठोस में गमन कर सकती है। कान के 3 भाग, एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग और एक आंतरिक भाग होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 147 के बाद प्रश्न संख्या 148, प्रश्न संख्या 148 को देखिए। कान के बाहरी भाग जो कीप जैसी होती है उसे क्या कहते हैं? कर्ण पल्लव। क्या कहते हैं उसको? कर्ण पल्लव कहते हैं। 149 को देखिए। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति। क्या कहते हैं? आवृत्ति। आवृत्ति एकदम याद रख लीजिए। आवृत्ति का मात्रक क्या है? हर्ट्ज। हर्ट्ज याद, आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज। हर्ट्ज एकदम भूलना नहीं है। कंपित वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में अपना एक दोलन पूरा करता है, इसको आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको आवर्तकाल कहते हैं। चलिए 151 हो गया। अब हम लोग और 25 प्रश्नों को देखेंगे। टोटल 175 प्रश्न को देखना है। 152, कंपित वस्तु अपनी माध्य स्थिति से अधिकतम जिस दूरी तक जाती है उसे वस्तु का आयाम कहते हैं। तो जब हम लोग दोलन करते वस्तु जो अधिकतम दूरी तक तय करेगी उसको क्या कहेंगे? आयाम कहेंगे। चलिए ध्वनि का मात्रक डेसिबल, एकदम डी भी याद रखेंगे, डेसिबल। ध्वनि का मात्रक डेसिबल। 154, हवाई जहाज की प्रबलता 150 डेसिबल होती है और समान बातचीत जो करते वो 60 डेसिबल। हम लोग जो समान बातचीत करेंगे वो 60 डेसिबल। श्रव्य ध्वनियों का प्रास 20 हर्ट्ज से 20,000, 20 हर्ट्ज से 20,000 की तक की ध्वनियों को हम लोग सुन सकते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 156। 156 क्या है? अब श्रव्य ध्वनियों का प्रास 20 हर्ट्ज से कम तथा प्रस्रव्य ध्वनियों का प्रास 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है। 157 को देखिए। वायुमंडल में गैस की मात्रा, नाइट्रोजन 78.06%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, ऑक्सीजन 20.94% और अन्य गैस को 0.97% के अंतर्गत रखा जाता है। चलिए 158, भोपाल गैस कांड कब हुआ था? 3 दिसंबर 1984, 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 159। 159 को देखिए। भोपाल गैस कांड मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC गैस के कारण होता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड भूलना नहीं, मिथाइल आइसोसाइनाइड एकदम ये याद रखना है आप लोगों को। चलिए 160 को देखिए। जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जीवाश्म ईंधन जलने से कार्बन डाइऑक्साइड। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशन, एरोसोल फुहारों में CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC का प्रयोग होता है। कार्बन युक्त ईंधनों के अपूर्ण दहन से CO कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 162 के बाद प्रश्न संख्या 163। ओजोन परत की क्षति से परावैंगनी किरणों में सीधे पृथ्वी पर वृद्धि होगी और जिससे चमड़ी का कैंसर, मोतियाबिंद जैसे रोग होंगे। इसलिए ओजोन परत क्या करना है? हम लोग ओजोन परत की क्षति को रोकना है। चलिए मधुर तेल शोधक कारखानों से निकले SO2 सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस ताजमहल को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमने कहा था SO2 NO2 क्या करता है? हम लोग अम्ल वर्षा की वजह से ताजमहल को भी नुकसान पहुंचाते हैं। सीसा तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। सीसा क्या करता है? तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कैडमियम से होने वाले रोग इटाई इटाई, कैडमियम से होने वाले रोग इटाई 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 इटाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न है। मरकरी से होने वाला रोग क्या है? मीनी माता। कौन सा रोग? मीनी माता। मरकरी से होने वाला रोग मीनी माता। ब्लीचिंग पाउडर मिलाकर जल को पीने योग्य बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर मिला के जल को पीने योग्य बनाते हैं। हैजा, टाइफाइड, पीलिया, अतिसार जल प्रदूषण से होने वाली बीमारी, ये सारे बीमारी जल प्रदूषण की वजह से होता है। रक्त का थक्का बनाने में विटामिन कौन सा? विटामिन के। कौन सा? विटामिन के। फल विज्ञान के अध्ययन को पोमोलॉजी, फल विज्ञान के अध्ययन को क्या कहते हैं? पोमोलॉजी। क्या कहते हैं हम लोग? पोमोलॉजी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 175 प्रश्नों की सीरीज के श्रृंखला का 172 नंबर, कैल्शियम एल्यूमिनेट और कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण सीमेंट कहलाता है। और खट्टे फल में क्या होता है? साइट्रिक अम्ल। खट्टे फल में साइट्रिक अम्ल। 174 कार्य की इकाई क्या है? जूल। कार्य की इकाई जूल है। 175 क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किस नाम से जाना जाता है? फ्रेयॉन। किस नाम से? फ्रेयॉन नाम से। तो ये था आपका 175 क्वेश्चन का मैराथन जो आप लोगों ने किया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और हमारा हौसला बढ़ाइए। ये 175 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट और एक नए इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।